नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का आवश्यक दस्तावेज, इसकी अहर्ता, चयन प्रक्रिया, ठीक है, अनअहर्ता, साथ में आपको क्या क्या दस्तावेज लगेगा, ठीक है, और आपको कहां फॉर्म डालना है, किस कैटेगरी में आप फॉर्म डालेंगे तो आपका जल्दी चयन होगा, ठीक है। इसका सब के बारे में आज एक एक करके बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, इसमें मैं आपको कई महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसका ऑनलाइन आवेदन 20/10 से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 20/10/2023 से। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के आवश्यक दस्तावेज। योग्यता: छत्तीसगढ़ शासन मध्य प्रदेश राज्य में स्थित स्कूल से 10वीं पास होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये तो जानते ही आप, जो कॉमन एरिया है वहाँ से 10वीं पास आप होना चाहिए। और जो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं, एसटी, उनको 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, और बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनको 10वीं होना चाहिए, ठीक है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार तथा राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणी के अभ्यर्थी जो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण है पात्र होंगे, ठीक है दोस्तों। जो नक्सल पीड़ित क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं वो 5वीं उत्तीर्ण है तब भी वो पात्र होंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं आवश्यक दस्तावेज के बारे में, ठीक है दोस्तों। मैं इसमें केवल आवश्यक दस्तावेज का ही नहीं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है, उसको कब लगेगा, ठीक है, और उसको कब तक आपको रखना है, ये सब चीज़ बताने वाला हूँ। तो देखिए, कक्षा 10वीं का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कॉमन इलाके हैं तो उससे हैं, ठीक है। जनरल से आते हैं, एससी से आते हैं, या ओबीसी से आते हैं तो 10वीं उत्तीर्ण होने चाहिए। 8वीं का अंक सूची एसटी हैं तो होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, 5वीं का अंक सूची होना चाहिए। स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों, आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए। स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए आवेदन करते टाइम, ठीक है। पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। रोजगार पंजीयन होना चाहिए, ठीक है। रोजगार पंजीयन हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप करके रख लेंगे तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप करके रख लीजिए, अभी टाइम है आपके पास। अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे कि अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर माली वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पुलिस विभाग में हर एक विभाग में अलग अलग पद है, तो ड्राइवर के लिए, माली के लिए, ठीक है, धोबी के लिए भी पद है, तो उसमें अनुभव है। तो अगर आपके पास अनुभव है तब वो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। बाकी में तो अनुभव भले ही अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो वो आप, या फिर आप कर रहे हैं सरकारी कार्यालयों में, ये इन चीज़ों में काम कर रहे हैं, माली के लिए काम कर रहे हैं या किसी धोबी वगैरह के लिए काम कर रहे हैं, तो अनुभव प्रमाण पत्र बना लीजिए उस संस्था से भी, या बनवा लीजिए, अधिकारी से निवेदन कीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। एनएसएस या एनसीसी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे कि दोस्तों आप एनएसएस के विद्यार्थी रहे हैं या एनसीसी के विद्यार्थी रहे हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा करके बोला गया है नोटिफिकेशन में। पहले एनसीसी वालों को ही दिया जाता था दोस्तों, लेकिन अब एनएसएस को भी जोड़ा गया है। तो अगर आप एनएसएस किए हैं या एनसीसी है आपके पास, तो आप इसका प्रमाण पत्र को संभाल कर रखें, और टीचर से के पास है तो टीचर से लेकर रख लेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये दस्तावेज जितना मैं बोल रहा हूँ, ये आवेदन करने की तिथि, अंतिम तिथि, मान लीजिए आपका अंतिम तिथि कब है, 30/11 तक अंतिम तिथि है, तो 30/11 से पहले आपका संपूर्ण डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, तभी आप पात्र होंगे। अगर आप इसके बाद में अगर बनवाते हैं 30/11 से, तो अब आपका ये जो प्रमाण पत्र है वो वैलिड नहीं रहेगा, और आपको अपात्र कर दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि आपने बाद में बनवाया है, ठीक है। आपने बाद में अपना जो है डिग्री वगैरह जो हासिल किया है वो अंतिम तिथि के बाद में हासिल किया है, इसलिए आपको अपात्र कर दिया जाएगा। तो उसके पहले होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, संपूर्ण प्रमाण पत्र आपके पास। तो देख लीजिए, और जो फोटो है वो नवीनतम होना चाहिए दोस्तों, नवीनतम आपको खिंचवा कर रखना है। रोजगार पंजीयन हालांकि अनिवार्य नहीं है, लेकिन रख लीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस, अगर अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी रख लीजिए। अब बात करते हैं तो इसकी अहर्ता के बारे में, आपको एग्ज़ाम कहाँ दिया जाएगा, कब से क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जिला बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा 2017 का नोटिफिकेशन है, ठीक है। ये नियम है, भर्ती नियम है छत्तीसगढ़ शासन का पुलिस विभाग के अंतर्गत। तो देखिए, पात्रता चयन हेतु केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभाग द्वारा भर्ती नियमों में दी गई शर्तें को पूर्ण करते हैं। तो शर्तें क्या है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है जानना आपके लिए, ठीक है।
अगर आप इसको स्किप करेंगे तो ये आपके लिए बड़ा हानि हो सकता है आप। ठीक है, तो पहले आप इसको जान लीजिए। शारीरिक नाप जोक शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु शहर कौन कौन सा है, आपका एग्जाम कहाँ होगा, फिजिकल हो चाहे लिखित परीक्षा हो, वो कहाँ होगा। तो देखिए रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया, जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, जगदलपुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेरम, बीजापुर में होगा दोस्तों। ठीक है, बाकी जिलों में नहीं होगा। ये जिला मुख्यालय है, मेन मेन जंक्शन है, यहीं आपका एग्जाम होने वाला है। भर्ती की पात्रता आप तो इनको जानते ही होंगे। आवेदक को छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होनी चाहिए। कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है, ठीक है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। अगर आपके 2 संतान हैं, मतलब 2 बच्चे हैं, तो आप पात्र हैं। लेकिन अगर 2 से अधिक आपके बच्चे हैं और उनका जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है, तब आप पात्र नहीं होंगे दोस्तों। ये इसमें बोला गया है। ये जो मेरिट कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। आप इसको पढ़ लीजिए और थोड़ा समझ लीजिए क्या बोल रहा है। कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह की निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब अगर आप जैसे लड़की हो तो 18 वर्ष से पहले अगर विवाह कर लिए हो तो वो अपात्र है, और लड़के हो तो 21 वर्ष से पहले विवाह करेंगे तब वो अपात्र है दोस्तों। ठीक है, निर्धारित आयु सीमा जैसे कि आप जानते हैं 18 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम, और अधिकतम 28 वर्ष मांगा गया है। ठीक है, और जो SC ST OBC है उनको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा दोस्तों। कुल मिलाकर 33 वर्ष रखा गया है इसमें आयु। ठीक है, और जो कैटेगरी हैं, कौन से कैटेगरी, कोई भी अभ्यर्थी जो शासकीय सेवक वाले कैटेगरी से आते हैं, जो मतलब शासकीय सेवक हैं चाहे कोई भी पद में हो, उनको 3 वर्ष का और दिया गया है। तो 36 वर्ष अधिकतम आयु उनका मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, स्पष्टीकरण देख सकते हैं आप, एक एक करके इसको आप पढ़ सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ से शारीरिक नाप जोक देख सकते हैं दोस्तों। सामान्य तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग वालों को 159 सेंटीमीटर मांगा गया है। अन्य जो महिला अभ्यर्थियों को उसी में 158 सेंटीमीटर मांगा है। अनुसूचित जनजाति वर्ग को 158 मांगा गया है पुरुष को। ठीक है, और महिला को भी 158 मांगा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बस्तर संभाग के जिलों में आरक्षक GD पद पर नियुक्ति हेतु स्थानीय निवासी, सामान्य जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 163 मांगा जाता है, जो बस्तर संभाग वाले हैं। ठीक है, जो बस्तर संभाग के जिले में जॉब करेंगे उनको। ठीक है, और बाकी को 153 महिला को। बस्तर संभाग के जिलों में आरक्षक GD के पद पर नियुक्ति हेतु स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति संवर्ग के अभ्यर्थियों को 150 और महिला को 148 मांगा जाता है। और सीना के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है, ये नियम है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिजिकल जो एग्जाम है आपका फिजिकल, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है। आप इसको पढ़ लीजिए। जो आपका नोटिफिकेशन है दोस्तों, जो पुलिस विभाग जारी किया है, उसमें सिर्फ ये दिया गया है हाइट कितना चाहिए, सीना कितना चाहिए, ये दिया गया है। दौड़ 100 मीटर का होगा, 200 मीटर का होगा करके ये दिया गया है, लेकिन उसमें टाइम को नहीं दिया गया है। ठीक है, तो टाइम के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। शारीरिक नाप जोक देख सकते हैं, प्रथम चरण होगा नाप जोक पहले आपका। ठीक है, प्रथम चरण के अंतर्गत आवेदन फार्म एवं दस्तावेजों की छानबीन उपरांत, मतलब दस्तावेज सत्यापन होगा। सही पाए जाने तथा निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले आवेदकों का शारीरिक नाप जोक, ठीक है, खंडिका 4 के अनुसार किया जाएगा तथा आगामी प्रक्रिया में सम्मिलित होने संबंधी अनुमति पत्र केवल नाप जोक में सफल पाए गए अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा। शारीरिक नाप जोक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में दिनांक एवं स्थान अभ्यर्थियों को जारी किया जाएगा आपके बाद में। ठीक है, आप पहले आवेदन में डालेंगे 20 तारीख को, फिर उसके बाद आपका जारी होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या है, देखिए क्या क्या लगेगा इसमें, कितना टाइम दिया जाएगा। शारीरिक नाप जोक तथा दक्षता परीक्षा नाप जोक में सफल पाए गए अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, पहले नाप जोक होगा, फिर ये शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, जिसके अंतर्गत पुरुषों के लिए 1500 मीटर दौड़ रखा गया है। ठीक है, इसमें आपको 5 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करना होगा, और महिलाओं को 800 मीटर दौड़ रखा गया है, इनको 3 मिनट 20 सेकंड में पूर्ण करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये दौड़ की बात है। इसके लिए
कोई भी निर्धारित अंक नहीं है। ठीक है, यह क्वालिफाई है, यहाँ पर यह बोला गया है। ठीक है, यहाँ से पढ़ सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों को इस स्तर पर अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा और उन्हें लिखित परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी प्रदर्शन मूल्यांकन में असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी, जिसका तत्काल निराकरण किया जाएगा। द्वितीय चरण यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ क्या एग्जाम होगा, कितना टाइम दिया जाएगा उसको। नोटिफिकेशन में जैसा कि दिया है दोस्तों, उसमें गोला फेंक वगैरह भी होगा। ठीक है, 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़ होगा। यहाँ पर मतलब 50 जो प्रतिशत मार्क है वो लाना अनिवार्य होता है दोस्तों फिजिकल में। ठीक है, जैसे 100 नंबर का पेपर है तो आपको 50 नंबर लाना जरूरी है, तभी आप जो है उत्तीर्ण माने जाएंगे, नहीं तो अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये बोला गया है इसका मतलब। ठीक है, द्वितीय चरण क्या होगा देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंकगणित के प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। आरक्षक, चालक एवं आरक्षक ट्रेड पद हेतु लिखित परीक्षा के अतिरिक्त ट्रेड टेस्ट देना होगा, जिसके लिए 25 अंक होंगे। आरक्षक DR विज्ञापित पदों हेतु भर्ती प्रक्रिया आरक्षक चालक के समान होगी। लिखित परीक्षा निम्न शहरों में आयोजित की जाएगी। देखिए कौन कौन से शहर में आयोजित किया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि पद ज़्यादा है और अभ्यर्थी भी इस बार ज़्यादा होंगे, तो वो संपूर्ण जिले में हो सकता है दोस्तों ये। ठीक है, कौन से जो लिखित परीक्षा वो संपूर्ण जिले में हो सकता है। फिजिकल के लिए भले ही आपको जाना पड़े जिला मुख्यालयों में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम के बारे में कुछ दिया गया है जानकारी। लिखित परीक्षा में OMR उत्तर सीट काले या नीले पेन से भरना होगा। लिखित परीक्षा में मोबाइल फोन कैलकुलेटर इत्यादि लेकर जाना वर्जित होगा। अभ्यर्थी जिस जिले हेतु आवेदन किया उसे उसी रेंज मुख्यालय का परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। किन्हीं कारणवश ऐसा नहीं होने पर अन्य जिलों में सम्मिलित होना पड़ेगा। ठीक है, यात्रा किराया, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार यात्रा किराया दिया जाएगा। मतलब यात्रा भत्ता आपको दिया जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रहे आप। ठीक है, यात्रा भत्ता आपको दिया जाएगा, आप इसका चिंता ना करें। इसके लिए आपको एक फॉर्म का फॉर्मेट अलग से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूँ दोस्तों मैं मेन मुद्दा को, कि एक अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर जैसे कि जनरल में ज़्यादा पद है और हमारे कैटेगरी में कम पद है, तो क्या मुझे जनरल में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि लालच हो जाता है दोस्तों, आप देखेंगे कि 600 700 पोस्ट या 300 200 पोस्ट जनरल में रहता है और कैटेगरी में कितना रहता है 25 30 ऐसे करके रहता है। तो अभ्यर्थी सोचते हैं कि जनरल में अप्लाई कर दूं। तो मैं बता दूं दोस्तों, आपको जनरल में अप्लाई नहीं करना है, आपको अपने कैटेगरी में अप्लाई करना है। चाहे आप कभी कहीं भी किसी भी जिले में अप्लाई करें, बस्तर में, सरगुजा में, दंतेवाड़ा में, सुकमा में, कहीं भी अप्लाई करें, आपको केवल अपने कैटेगरी में अप्लाई करना है, चाहे एक पद क्यों ना हो आपकी कैटेगरी में। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका जब चयन होगा तो किस प्रकार से चयन होगा, आपके फिजिकल के नंबर और लिखित परीक्षा के नंबर को जोड़कर आपको मेरिट अंक तैयार किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको अंक सर्वाधिक आता है तब अपने आप कौन से जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब ये कहने का मेरा मतलब ये है, उसमें आपको जनरल में डालूंगा या अपने कैटेगरी को जनरल लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो कहना नहीं पड़ता, हो जाता है वाला है। मतलब अगर आप अप्लाई करते हैं अपने कैटेगरी में, अगर और उस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं अपने कैटेगरी में और उस रेंज में आपका नंबर, जैसे कि उस रेंज में 10 पोस्ट किसमें है, जनरल का है और 1 पोस्ट आपका है, और 10 टॉप 10 में अगर आप आ जाते हैं उस कैटेगरी में, अपने ही कैटेगरी में भले ही आप अप्लाई किए हो, तब आप टॉप 10 में आ जाते हैं तो 1 पोस्ट जनरल आपका हो जाएगा। इसको आपको जनरल में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, और जो 1 पोस्ट जो आपके कैटेगरी में रहेगा वो किसी और दूसरे को मिलेगा जो कम नंबर लाए रहेंगे। ठीक है, तो अपने कैटेगरी का आप अपने को ही अप्लाई करना है, मतलब खुद को ही अप्लाई करेंगे अपने कैटेगरी का, जो दूसरे कैटेगरी जैसे जनरल में आप अप्लाई ना करें। ठीक है, अगर आपकी कैटेगरी में पोस्ट है तो अपने कैटेगरी में ही अप्लाई करें, जनरल में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अंक ज़्यादा आता है तो आप स्वयं जनरल में हो जाएंगे। ठीक है, अप्लाई आपका अपने आप हो जाता है, चयन अपने आप हो जाता है, अगर आपका जो अंक है वो
आ जाता है, ठीक है। उसमें आप जैसे भले ही आपकी कैटेगरी में अगर पोस्ट नहीं है, उस एरिया में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल में कर सकते हैं, लेकिन जनरल वाले SC ST के जो पोस्ट हैं या OBC के पोस्ट हैं उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ SC ST OBC की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपका जो पद है वो आपकी कैटेगरी में है तो अपने कैटेगरी में ही अप्लाई करें, जनरल वगैरह में आप अप्लाई ना करें, क्योंकि जो मैंने बताया है वही है, वो उसको डालना नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाता है। अगर आपका अंक सर्वाधिक होता है या अधिक होता है, उस कैटेगरी में आने की अंदर में होता है, तो अपने आप वो गिनाया जाता है, ठीक है, गिनाया जाता है, उसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और ये पूरा जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही जॉब से संबंधित और पुलिस भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, और आवेदन जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जय हिंद, नमस्कार।